हेलो दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू एकेडेमिया क्लासेस। एकेडेमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल के पहले दिन पहली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स पे हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। 72वां गणतंत्र दिवस हमारे देश ने आज मनाया। ये अलग बात है कि कोविड-19 की वजह से हम बहुत बड़े तौर पे इसको सेलिब्रेट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आप सभी को 72वें गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पहले दिन के पहले वीडियो के अंदर हम करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं, 26 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स की। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हमारे करंट अफेयर्स। तो सबसे पहली बात हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस। अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मनाए जाने का जो दिन है, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? देखिए, किसी भी दिवस की थीम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, तो थीम आपको जरूर याद रखनी है। थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन ध्यान रखना है, कस्टम ग्लोस्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रेजिलियंस फॉर अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन। ये हमारे 2021 के अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस असल में मनाया क्यों जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 1952 को एक वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके स्थापना दिवस के तौर पे ही इसी की जिस दिन इसकी स्थापना हुई 26 जनवरी को, उसी लिए इसका जो दिन मनाया जाता है कस्टम दिवस 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। डब्ल्यूसीओ की अगर बात कर लें तो स्थापना आपको पता चली। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, लेकिन अगर हम करेंसी की बात करें तो बेल्जियम की जो करेंसी है वो है यूरो। तो किसी भी देश का जब आपके सामने नाम आता है तो दो चीजें उसकी आपको जरूर पता होनी चाहिए। एक उसकी कैपिटल, जो जैसे कि हमने बात की बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, दूसरा उसकी करेंसी जो है यूरो। तो ये बात हुई अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस की। अगली हेडिंग पे बात करते हैं। तो आइए, जो बाइडेन ने ओवल ऑफिस में कुछ चेंजेस किए हैं। ये ओवल ऑफिस क्या है सर? तो ओवल ऑफिस दरअसल यूएसए के जो प्रेसिडेंट की जो ऑफिस होती है, उनका जो कार्यालय है, उसी को ओवल ऑफिस के नाम से जाना जाता है। तो जो बाइडेन, इतना हमें पता है कि जो बाइडेन यूएसए के 46th प्रेसिडेंट बने। तो डोनाल्ड ट्रंप को हरा के इन्होंने यूएसए के प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली है। तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो गुलदस्ता सा नजर आ रहा है, ये क्या है सर? तो दरअसल ये गुलदस्ता नहीं है, इसका नाम है लूनार या लूनर सैंपल। लूनर सैंपल 76015143। ये इसको आपको कि ये है क्या? दरअसल ये क्या है? ये एक मून रॉक का सैंपल है। जब नासा ने तो उसी के चांद पे से लाया हुआ चट्टान का एक टुकड़ा है, जिसको नाम दिया है लूनर सैंपल 76015143। ठीक है। अच्छा, ये कब लाया गया था चांद से? तो 1973 में 1973 में नासा का एक मिशन गया था चांद पे, और उसका नाम था अपोलो अपोलो उसका नाम था अपोलो 17 मिशन। ठीक है। अपोलो 17 मिशन पे जो लोग गए थे चांद पे, तो वहां से चांद पे के चट्टान के सैंपल के तौर पे इसको लाया गया था। और इसी को अभी जो बाइडेन ने अपने ऑफिस में एज अ डिस्प्ले, एक सजावटी चीज के तौर पे अपनी ऑफिस में डिस्प्ले किया है। तो ये था उनका ऑफिस का, ओवल ऑफिस में चेंज जो उन्होंने किया था। ठीक है। तो अगर अपोलो मिशन की हम बात करें, अपोलो 17 मिशन की, तो 1973 में ये मिशन गया था। ठीक है। ये नासा का लास्ट को चांद पे भेजा गया था। तो नासा का आखिरी मिशन जिसमें लोग मेंस चांद पे गए थे, तो वो कौन सा मिशन था? अपोलो 17। ठीक है। कौन कौन लोग गए थे इस मिशन में? तो आपको नाम ध्यान रखना है उनका। एक पर्सन का नाम है रोनाल्ड इवांस।
रोनाल्ड 3% का नाम आपको ध्यान रखना, मून वॉकर्स हैरिसन शमिट, मून वॉक रखना है। यूजिन सेरनन, यहां में यूजिन सेरनन, ये 3 लोग अपोलो 17 मिशन के तहत चांद पे गए थे और नासा का ये मिशन था जिसमें ये मून रॉक सैंपल, लूनर सैंपल 76015-143 को लेके आए, जो जो बाइडेन ने हाल ही में अपने ऑफिस में डिस्प्ले के तौर पे रखा है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो बाइडेन साहब की। तो जो 46th अपने प्रेसिडेंट हैं, इनकी कुछ बुक्स आपको ध्यान रखनी है। इनकी 2 बुक हैं, एक का नाम है प्रोमिस टू कीप, तो इनकी दोनों बुक्स आपको ध्यान रखनी है। जो बाइडेन की पहली बुक का नाम है प्रोमिस मी डैड और दूसरी जो बुक है प्रोमिसेस टू कीप। ठीक है, इतनी बात हमने की जो बाइडेन और उनके ऑफिस के बारे में आई। तो अगली हेडिंग की अगर हम बात करें तो ये है भारत की नई आर्कटिक नीति का मसौदा। ये क्या है, दरअसल आपने सुना होगा न्यूज में एक चीज है कि भारत की नई आर्कटिक नीति, ये जो आप देख रहे हो नॉर्थ पोल वाला एरिया, यहाँ पे क्या है आपको पता है कि सिर्फ बर्फीला एरिया है सबसे बड़ा। एक तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल की हम बात करें तो हमें बर्फ के अलावा कुछ नजर नहीं आता। तो जो नॉर्थ पोल का आर्कटिक एरिया है, ये जो आप रशिया और ये जो सर्कल एक देख रहे हैं पिक्चर में, यही क्या है, इसको कहते हैं आर्कटिक सर्किल। तो ये जो नॉर्थ पोल यहाँ पे मैंने सर्किल बनाया है, यहाँ के लिए भारत की नई नीति सरकार ने घोषित की है। तो इसका मसौदा क्या है, क्या क्या करेगी सरकार यहाँ पे, उसका उद्देश्य क्या है, तो बात करें, एक सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना गवर्नमेंट का उद्देश्य है। सस्टेनेबल टूरिज्म की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से हम कहीं भी जाते हैं दिल्ली मुंबई घूमने के लिए, कुछ यूज किया प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह रोड पे ऐसे ही फेंक दी, तो वो क्या होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता, एनवायरनमेंट को उनसे नुकसान होता है। तो आर्कटिक ओशन में, आर्कटिक रीजन में जो एनवायरनमेंट, जो लोग टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं, उनको सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना भारत सरकार का उद्देश्य रहेगा। दूसरा क्या है, इस एरिया में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए और तेल और गैस की खोज के लिए भी यहाँ पे कोशिशें की जाएगी। ये होगा हमारे भारत की नई आर्कटिक नीति के अंतर्गत, ये सारी चीजें आएगी। ठीक है, हमारी सरकार ने एक नोडल एजेंसी इसके लिए डिक्लेयर की है और वो क्या होगी, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। इसका जो हेडक्वार्टर है, ये जो एजेंसी ये है हमारे गोवा के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, गोवा की एजेंसी है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ये होगी इस नई नीति की नोडल एजेंसी या नोडल बॉडी। ठीक है, तो अगर हम बात करें आर्कटिक रीजन में भारत का कोई स्थायी आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है, तो जी हाँ है, और उसका जो कहाँ में देखो तो नॉर्वे में। देखो आर्कटिक सर्किल के अंदर एक कंट्री का नाम आपको नजर आ रहा होगा, नॉर्वे। तो ये जो फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड वगैरह जो है, ये आर्कटिक सर्कल के अंदर आते हैं और इसी आर्कटिक सर्कल में नॉर्वे में हमारा स्थायी आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है, जहां पे भारत के बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च को अपनी अंजाम देते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई हमारी। तो नॉर्वे के बारे में अगर बात करें तो नॉर्वे की वो कैपिटल आपको ध्यान रखनी है, नॉर्वे की जो कैपिटल है वो है ओस्लो। और नॉर्वे की करेंसी की अगर हम बात करें तो करेंसी का नाम आपको ध्यान रखना है क्रोन। क्रोन वहां की करेंसी है। मैंने आपको कहा कि किसी भी देश का नाम हम सुनते हैं तो हमें 2 बातें क्लिक होनी चाहिए, उसकी कैपिटल और उसकी करेंसी, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये 2 चीजें किसी भी देश की पूछ ली जाती है। तो अगर हम अन्य फैक्ट की बात करें तो गोवा के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, क्योंकि गोवा में नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, इसकी हमने बात की कि ये गोवा में है, तो गोवा के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। गोवा के सीएम की अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं प्रमोद सावंत वहां के सीएम है।
और गवर्नर की अगर बात करें तो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी साहब। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी साहब को गोवा का एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। वैसे देखा जाए तो ये महाराष्ट्र के गवर्नर है हमारे। ठीक है, इसके अलावा गोवा की और बात करें तो आपने सुना होगा कि भारत से मिशन है नल से जल। ठीक है, तो ये मिशन क्या है? नल से जल। तो गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने नल से जल के अंतर्गत अपने 100% घरों को नल से जल पहुंचा दिया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नल से जल मिशन के अंतर्गत सबसे पहले टारगेट को पूरा करने वाला जो राज्य है वो है हमारा गोवा। इतनी बात हमने की। इसके अलावा गोवा कौन सी नदी के किनारे है? तो आपको ध्यान रखना है गोवा मांडवी नदी के किनारे, जिसका एक और नाम है महादायी नदी भी इसको कहा जाता है, महादायी नदी। ठीक है, इस नदी को और क्या कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ गोवा भी इसको कहा जाता है, गोवा की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ गोवा। तो इतनी बात आपको गोवा और उसके बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, अगली बात करते हैं। ठीक है, तो ये आया हमारा अगला टॉपिक आपके सामने। क्या है? असम सरकार ने 3 डिग्री कॉलेजों की स्थापना की घोषणा की है। जो असम गवर्नमेंट है वो 3 डिग्री कॉलेजों की स्थापना करेगी। कहां पे करेगी? तो आपको ये ध्यान रखना है बोडो क्षेत्र में। बोडो क्या है? बोडो जनजाति है असल में, एक जो असम में रहती है। ये जो आपको इमेज दिख रही है रेड कलर से हाईलाइटेड एरिया है, ये बोडो क्षेत्र ही कहलाता है। जैसे कोकराझार इसमें आ गया, चिरांग इसमें आ गया, उदलगुरी आ गया और ये बक्सा, ये 4 जिले बोडोलैंड के अंतर्गत आते हैं। और आपने सुना होगा, अगर आप करंट से थोड़ा सा भी वास्ता रखते हैं तो हम देखते हैं कि बार बार समय समय पर ये मांग उठाई जाती है कि असम से बोडोलैंड को अलग किया जाए। तो हमारे गृह मंत्री ने दरअसल ये घोषणा की है कि असम की सरकार द्वारा 3 डिग्री कॉलेज बोडो क्षेत्र में बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो डिग्री कॉलेज बनाए जाएंगे ये एक तरह से श्रद्धांजलि होगी उपेंद्र नाथ ब्रह्मा को। ये कौन है? ये उपेंद्र नाथ ब्रह्मा बोडो जनजाति के एक बड़े समाज सेवी रहे हैं। इसके अलावा जो ऑल इंडिया बोडो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके भी ये पूर्व अध्यक्ष रहे थे। तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए 3 डिग्री कॉलेजों की स्थापना की जाएगी और इन कॉलेजों का जो नाम है वो उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम के ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, जो उपेंद्र नाथ ब्रह्मा साहब की अगर हम बात करें तो इनका जो टाइटल है, इनको एक उपाधि दी गई है बोडो लोगों के द्वारा, बोडो फा। अगर आप देखना चाहें तो मैं उनकी इमेज आपको दिखा देता हूं। उपेंद्र नाथ ब्रह्मा साहब की इमेज के बारे में अगर हम बात करें तो ये है बोडोफा। बोडोफा का मतलब क्या होता है? बोडोफा का मतलब होता है गार्जियन ऑफ बोडोज, यानी बोडोज के अभिभावक। तो आपको लिखना है गार्जियन ऑफ बोडोज। ठीक है, तो बोडोफा का मतलब होता है गार्जियन ऑफ बोडोज। इसलिए इनको जो उपाधि दी गई है अपने फादर की या अपने अभिभावक की उपाधि इनको दी गई है। ठीक है, इनकी एनिवर्सरी जो आती है, डेथ एनिवर्सरी की अगर हम बात करें, जो इनकी मृत्यु जयंती आती है उसको बोडो जनजाति के लोग बोडो दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि बोडोफा दिवस कब मनाया जाता है या कहाँ मनाया जाता है, तो बोडोफा दिवस या तो बोडो एरिया में आपको मिलेगा ऑप्शन में, लेकिन अगर बोडो एरिया का नहीं मिले, बोडोलैंड का नहीं मिले, तो आपको असम ऑप्शन में मिलेगा। क्योंकि बोडो जो एरिया है, बोडोलैंड वाला जो क्षेत्र है वो असम के अंतर्गत आता है। तो आपको टिक मार्क करना है, असम में बोडोफा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इनकी पिक आपने देख ही ली। इसके अलावा हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। सॉरी, असम के बारे में कुछ फैक्ट्स की हम बात करें तो असम की जो कैपिटल है, असम की कैपिटल हम देख लेंगे। क्या है सर? दिसपुर असम की कैपिटल है, आप सभी को पता है। इसके अलावा इसके जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के सीएम है, सर्बानंद साहब यहाँ के सीएम है। इसके अलावा गवर्नर की अगर हम बात करें तो जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं, जगदीश मुखी। लोकसभा की कर लें, अगर हम बात कर लें तो 14 लोकसभा सीट यहाँ पे है। राज्यसभा सीट में 7 राज्यसभा सीटें यहाँ से हो जाती है। और अगर विधानसभा की बात की जाए तो 126 सीटें असम की विधानसभा में। ठीक है, यहाँ की हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो गुवाहाटी हाईकोर्ट यहाँ का हाईकोर्ट है। और गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हम बात करें, सीजे की बात करें, चीफ सुधांशु धूलिया उनका नाम है। तो चीफ जस्टिस का नाम आपको ध्यान रखना है सुधांशु धूलिया हुई
असम के बारे में कुछ बात, लेकिन और कुछ भी चीजें हैं क्या जो हम असम के बारे में याद रख सकते हैं? ध्यान रखना है, असम का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? सिलचर। असम में एक जगह का नाम है सिलचर, वहां पे याद रखना है जी जरूर। आप सिलचर में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, एक कांस्य की प्रतिमा बन रही है सिलचर में, और कांस्य प्रतिमा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी हिमाचल प्रदेश, और ये है 18 फीट ऊंची नहीं है। तो ठीक है, सिलचर की बात हमने की। इसके अलावा क्या बन रहा है, और क्या बन रहा है, तो और हम बात करें तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। असम के बारे में अगर और बात करें तो असम की कुछ योजनाएं हम देख लेते हैं। तो योजना आप बात करेंगे तो असम की जो योजना के बारे में हम कहें तो एक योजना आपको ध्यान रखनी है। एक तो है उत्तरन योजना, ठीक है, उत्तरन योजना काम की असम की। दूसरी योजना आपको ध्यान रखनी है अरुणोदय, सारे फैक्ट्स जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको नोट्स बनाते रहना है। ऐसे में उम्मीद अपनी कॉपी, आप नोट्स अपनी कॉपी धनवंतरी योजना, ये योजनाएं हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो असम की एक जगह है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में नॉर्थ ईस्ट का अस्पताल जो बन रहा है वो बन रहा है कहाँ पे? डिब्रूगढ़ में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा असम की एक जगह आपको ध्यान रखनी है, जगह का नाम है दीबोर बील। ये एक झील है, ये एक चर्चाओं में क्यों थी? यहाँ पे मछलियां पकड़ना प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मछलियां पकड़ना प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसका नाम आपको ध्यान रखना महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाती है, ठीक है। ये चीजें असम के बारे में हमने जानी। लास्ट चीज, एक शिखर सम्मेलन होने वाला है 2021 में, शिखर सम्मेलन, समिट जिसको हम कहते हैं, उसे होगा, ये होगा आईआईटी गुवाहाटी में। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आईआईटी गुवाहाटी असम में उद्गम 2021 समिट भी होने वाला है, ठीक है। तो इतनी बात हुई हमारी असम के बारे में, इसके बारे में इतना ही। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट एनफील्ड एयरफील्ड वेपन क्या है और किस तरह का वेपन है, किसने बनाया है, बात करते हैं। तो पिक आपको दिख रही होगी, ये एक विमान है हॉक 1। ये विमान से एक प्रशिक्षण किया गया है SAAW वेपन का, ठीक है। तो SAAW एक वेपन है जिसको डेवलप किया है DRDO ने, हमारे भारत का रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके बाद डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। तो इसको जो इसका सफल प्रशिक्षण जो किया है ओडिशा तट से सफल प्रशिक्षण हुआ है। और कौन से विमान से हुआ है? हॉक 1 विमान द्वारा, हॉक 1 विमान से इसका प्रशिक्षण किया गया है, ठीक है। किसका? एयरफील्ड SAAW का, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का। ये जो हॉक 1 विमान है इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो इसको बनाने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स
लिमिटेड, HAL। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो इसका सफल प्रशिक्षण किया गया है, क्या ये पहला SAAW है? जी नहीं, ये भारत का 9th जिसका है, जिसका सफल प्रशिक्षण किया जा चुका है। ठीक है, तो प्रथम का कब किया गया था? पिछले 5 सालों में ये 9th प्रशिक्षण, जो पहला प्रशिक्षण जो किया गया था, वो कब किया गया था? वो किया गया था नवंबर 2016 में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नवा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है। पहला वेपन कब तैयार किया गया था? नवंबर 2016 में। ठीक है, पिछले 5 साल में भारत को 9 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स मिल चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें होप फर्स्ट की हमने बात कर ली। डीआरडीओ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत का, इसकी अगर स्थापना की हम बात करें, डीआरडीओ की स्थापना क्वार्टर की अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा ये जो बनाया गया है, तो इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। इमारत का नाम है रिसर्च सेंटर इमारत, और ये कहां पर है? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद की रिसर्च सेंटर इमारत, डीआरडीओ का ही एक रिसर्च सेंटर इमारत है हैदराबाद में। वहां पे स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को बनाया गया है। ठीक है, डीआरडीओ की बात कर रहे थे। हाँ, स्थापना की बात की, हेडक्वार्टर की बात की। रक्षा मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। कौन से मंत्रालय के अधीन? रक्षा मंत्रालय के अधीन। बाय द वे एग्जाम में पूछ ले कि डीआरडीओ कौन से मंत्रालय के हैं, तो श्री राजनाथ सिंह जी हमारे करें हम। डीआरडीओ के प्रमुख कौन है सर? डीआरडीओ के प्रमुख हैं हमारे जी सतीश रेड्डी। ठीक, के अंदर इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था 2 साल के लिए। तो लगभग ये हमारे 2022 तक डीआरडीओ के प्रमुख रहने वाले हैं। तो 2022 तक तो दूसरा नाम आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है डीआरडीओ से रिलेटेड। इसके अलावा डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ ने एक चीज बनाई थी, वह ये है टोरपेडो सिस्टम। टोरपेडो सिस्टम जो पानी में वेपन्स होते हैं, पानी के वेपन्स को मारने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सिस्टम भारत के किसी पानी के वेपन पे हमला होता है, तो क्या हमारे पास टोरपेडो डिफेंस सिस्टम है? तो डीआरडीओ ने वो भी हमारे लिए काम किया हुआ है। टोरपेडो डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है मारी। तो सिस्टम कौन सा है? वरुणास्त्र। टोरपेडो डिफेंस सिस्टम कौन सा है? मारीच। ये दो नाम आपको कभी नहीं भूलने हैं डीआरडीओ से रिलेटेड। ठीक है, अगली हेडिंग की बात करते हैं। एक प्लांट बना है हमारा एक्वा रिजोवेनेशन प्लांट। ये क्या है? ये एक प्लांट है, और अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाएगा इससे रिलेटेड कि इसको विकसित किसने किया है। तो आपको ध्यान रखना है CSIR और CMERI। तो इनकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, CSIR की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और CMERI की बात करें तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन दोनों ने मिलके ये जो प्लांट बनाया है एक्वा रिजेवेनेशन प्लांट, इसका विकास किसने किया है? CSIR और CMERI ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट चीज थी। सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो उससे बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि शुरू के कुछ पॉइंट्स हमारे एकदम डिटेल में इस तरह से कवर किया जाएगा कि उसका स्टैटिक भी कवर हो जाए। बाकी की जो हेडिंग्स रहेगी हमारी, हम उनको फटाफट कवर करके किसी और वीडियो में या नेक्स्ट वीडियोस में उनका स्टैटिक कवर करते हुए चलेंगे। यही हमारी कोशिश रहेगी। तो इस प्लांट के बारे में इतना ही। अब हम अगली साइड की बात करते हैं, अगली हेडिंग की बात करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 26 जनवरी के दिन हमारे कुछ पुरस्कार बांटे जाते हैं, पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। तो
26 जनवरी के दिन दिया जाने वाला एक पुरस्कार है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार, जिससे आज के दिन 32 लोगों को, ये बात आपको ध्यान रखना है कि 32 लोगों को इस पुरस्कार से आज सम्मानित किया गया है। और ये बाल शक्ति पुरस्कार है, तो जो स्पेशल लोग होते हैं जिन्होंने कुछ शक्ति वाला काम किया होता है, मतलब अच्छी हिम्मत वाला काम जिनका किया हुआ होता है देश की शान में, या देश को समर्पित कोई उनका ऐसा काम होता है, तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आज के दिन 32 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आगे बात करते हैं, अगली हमारी हेडिंग है 2K टाइम ट्रायल टेस्ट। ये क्या है? दरअसल 2011 में रामजी श्रीनिवासन ने एक रिकमेंडेशन दी कि जो भारतीय क्रिकेट टीम है, हमारी जो क्रिकेट टीम है, उसमें जो खिलाड़ियों का सिलेक्शन होता है उससे पहले एक टेस्ट कराया जाए, और उसको उन्होंने नाम दिया 2K टाइम ट्रायल टेस्ट। ये क्या है? उनको 2000 मीटर की एक रेस करवाई जाए और एक फिक्स टाइम दिया जाए कि इतने टाइम में आपको ये रेस पूरी करनी है। तो अगर वो कर पाते हैं तो उन्हें टीम में सिलेक्ट किया जाए, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वो टीम में सिलेक्ट होने के लायक फिर नहीं रह जाते। ठीक है, तो ये जो रिकमेंडेशन दी 2K टाइम ट्रायल टेस्ट की, ये हमारे भारतीय क्रिकेट के टीम के खिलाड़ियों को सिलेक्ट करने से पहले ये टेस्ट होने की बात कही गई है। थोड़ी सी इस टेस्ट की अगर हम बात करें तो क्या है, टाइमिंग दी जाएगी। दरअसल जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स, उनको 2 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर की रेस के लिए जो टाइम दिया जाएगा 8 मिनट और 15 सेकंड का टाइम उनको दिया जाएगा। और जो अदर प्लेयर्स हैं, बैट्समैन और विकेट कीपर वगैरह, उनको जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2 किलोमीटर की रेस के लिए 8 मिनट और 30 सेकंड का। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले सिर्फ के टाइम ट्रायल टेस्ट में होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ ले यो-यो टेस्ट, यो-यो हनी सिंह, तो यो-यो टेस्ट जो होता है वो फुटबॉल के अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अगली चीज की हम बात करेंगे हमारी, तो क्या आ जाता है, आइए अब हम बात करें तटीय सुरक्षा के अभ्यास की। अभ्यास का नाम क्या है? कवच। तो कवच जो अभ्यास हम कर रहे हैं, भारत की नौसेना, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन वायुसेना, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और तट रक्षक बल, ये क्या करेंगे, ये चारों मिलके, हमारे भारत के जो सशस्त्र बल हैं, ये चारों मिलके अंडमान सागर या बंगाल की खाड़ी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक अभ्यास करेंगे तट रक्षक हेतु, यानी तट की सुरक्षा हेतु। ये जो हमारा, आपको पता है कि ये जो हमारा इंडिया है, ये है हमारे भारत का तट। तो यहाँ से हमें, जैसे कि हम जानते हैं कि 2008 में जो मुंबई में ब्लास्ट हुए थे, मुंबई में जो हमले हुए थे, कसाब जैसे आतंकवादी आए थे, वो समुद्र के जरिए तट से ही उन्होंने हमारे भारत में प्रवेश किया था। तो तभी से भारत की जो गवर्नमेंट है उसने तट रक्षा के लिए अभ्यास शुरू किए थे, ताकि हम अपने तटों को सुरक्षित बना सके। तो अंडमान सागर में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और तट रक्षक बल ये मिलकर एक अभ्यास करेंगे जिसका नाम है अभ्यास कवच। ठीक है, ये फोटो जो आप देख रहे हो ये इसी की है, अभ्यास के टाइम की। तो ये बात हुई अभ्यास कवच की। इसके अलावा और कोई तट की रक्षा हेतु कोई और अभ्यास होते हैं भारत में? जी बिल्कुल होते हैं। एक होता है सी विजिल और दूसरा होता है ट्रोपेक्स। तो इसके नाम भी आपको भूलने नहीं है, क्योंकि तटीय रक्षा हेतु अभ्यास कवच हो रहा है, तो हो सकता है आपको कवच ना पूछ के सी विजिल या ट्रोपेक्स के बारे में पूछ लिया जाए। तो आपको ये चीजें बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य की बात कर लें। अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं, इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी के प्रमुख आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है? मनोज
मुकुंद नरवाने साहब हमारे इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट या कुछ करंट न्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो अभी ये विदेश दौरों पर थे और जब ये गए साउथ कोरिया की सेना ने इनको सम्मानित किया था गार्ड ऑफ ऑनर से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किसने किया? साउथ कोरिया की सेना ने। इसके अलावा ये नेपाल भी गए थे, तो नेपाल की सेना ने इनको जनरल की उपाधि दी थी। तो जनरल की उपाधि कौन सी सेना ने दी? नेपाल की सेना ने। ये चीज आपको इंडियन आर्मी के बारे में और उनके चीफ के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के चीफ कौन है? इंडियन नेवी के चीफ अगर हम बात करेंगे तो एडमिरल करमवीर सिंह ये होंगे हमारे इंडियन नेवी के चीफ, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स ये हुई हमारी इंडियन एयरफोर्स। इनके चीफ भी आपको पता होना चाहिए। तो इनके चीफ हैं एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया, ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर बात तो तटरक्षक बल की भी हुई थी। तो तटरक्षक बल के महानिदेशक भी आपको पता होना चाहिए। भारत के जो तटरक्षक बल है इसके महानिदेशक अभी कौन है? तो इसके महानिदेशक आपको ध्यान रखना है नाम अनुराग गोपालन हमारे भारतीय तटरक्षक बल निदेशक हैं, ठीक है। इतनी बात हुई हमारी भारतीय सेनाओं के बारे में। आगे बात करते हैं 24वां हुनर हाट। इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया। फोटो आपको नजर आ रही होगी 24वें हुनर हाट की। कहां पे आयोजन हुआ? लखनऊ में। कब से कब तक रहेगा? 22 जनवरी से 4 फरवरी तक इसका आयोजन लखनऊ में होगा, ठीक है। इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये थीम लॉकडाउन में जब हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया था तो उन्होंने एक बड़े पैमाने पे ये नाम लिया था वोकल फॉर लोकल। तो यही हमारे हुनर हाट की थीम भी है। हुनर हाट का आयोजन कौन करता है? तो आयोजन करता है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इसी मंत्रालय द्वारा एक योजना चलाई जा रही है उस्ताद योजना, ठीक है। तो उस्ताद योजना की हमें ध्यान रखना है कि उस्ताद योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन कराया जा रहा है हुनर हाट का। कौन सा नंबर का हुनर हाट है? 24वें नंबर का हुनर हाट। शुरुआत कब से हुई थी हुनर हाट की? तो अगर हम हुनर हाट की शुरुआत की बात करें तो आइए अन्य तथ्यों में जानते हैं। जो प्रथम हुनर हाट लगा था, प्रथम हुनर हाट का आयोजन किया गया था नवंबर 2016 में। और कहां पे? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। दरअसल क्या है, प्रगति मैदान में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला इस टाइम पे चल रहा था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला नवंबर 2016 में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा था। और इसी के दौरान प्रथम हुनर हाट का आयोजन किया गया। और प्रथम हुनर हाट का जो आयोजन किया गया था वो अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके काम को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया गया था। और ये सारा जो कुछ हुआ था अंतर्गत ये सारा काम हुनर हाट का होता है। तो उस्ताद योजना की थोड़ी सी बात करें। उस्ताद योजना शुरू कब हुई थी? उस्ताद योजना शुरू हुई थी 14 मई 2015 को उस्ताद योजना शुरू हुई। कहां से? वाराणसी से। तो चूंकि अभी हुनर हाट का आयोजन हुआ है तो हो सकता थोड़ा सा सवाल को टफ बनाने के लिए उस्ताद योजना की शुरुआत कब हुई और कहां से हुई ये भी पूछ ले, या फिर इसका पूरा नाम पूछ ले। तो आपको ध्यान रखना है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स या क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट बोल्ड में है, इन्हीं को मिला के उस्ताद योजना का नाम बनता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है उस्ताद योजना शुरू कब हुई? वाराणसी में। किस लिए? अल्पसंख्यक कारीगरों के जो इनका हुनर है, इनकी जो कला है, इसको बचाने के लिए और इसको प्रमोट करने के लिए ये काम किया जा रहा है हमारी भारत की सरकार द्वारा। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स था वो यहाँ पे खत्म होता है। और मैं चाहूंगा कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं इसकी
हमारे आज के सेशन की पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे। हमारा जो ग्रुप का नाम है एकेडमिया क्लासेज, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे। इनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या रह जाता है? तो यहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हो, और अगर आपको पसंद आया हो हमारा काम तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, या कहीं आपको कोई सजेशन भी देना हो तो आप कमेंट कीजिए हमें, ताकि हम अपनी वीडियोस में डेली सुधार कर सकें। और आई होप कि आपको पसंद आई होगी चीजें, तो जरूर जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अपने सजेशन हमें दें, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छे से अच्छा कंटेंट आप पहुंचाने में मदद कर सके। एक हमारी कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट दें, और आपकी कोशिश भी ये होनी चाहिए कि अगर अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है तो उसको दूसरों तक भी शेयर किया जाए। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।